विश्वविद्यालय और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की इस संयुक्त आयोजन में ये बहुत ही हर्ष का विषय है, सुखद संयोग और हम सबका सौभाग्य है कि देश के नामचीन पत्रकार श्री पी साईनाथ जी हम सब के बीच में हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। इस सभागार में नगर के अत्यंत गणमान्य नागरिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, शिक्षाविद, पत्रकार, साहित्यकार और शोधार्थी विद्यार्थियों सहित समस्त सम्मानीय नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। हम आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस आयोजन में हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही विषय का प्रतिपादन प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रमेश नैयर जी प्रस्तुत करेंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से श्री सुनील शाह साहब को यहाँ पर उपस्थित होना था, लेकिन उनके पिता के निधन होने से वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके। उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में श्री नवनीत वेदार जी यहाँ पर उपस्थित है। हम उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संदीप वनसूत्रे जी से कि माननीय श्री पी साईनाथ जी का बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारा निवेदन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के श्री नवनीत वेदार जी से भी है कि वे आदरणीय श्री पी साईनाथ जी का बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। सेंट्रल क्रॉनिकल के संपादक श्री के एन किशोर जी से भी हमारा अनुरोध है कि आदरणीय श्री पी साईनाथ जी का बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। एमफिल की शोध छात्रा सुश्री रुखसार परवीन से हमारा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कुलपति जी का स्वागत बुके भेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रमेश नैयर जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के साथ मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बहुत ही संक्षिप्त समय देते हुए आदरणीय श्री नवनीत वेदार जी का कि हम सबका यहाँ पर श्री पी साईनाथ जी का यहाँ पर स्वागत के संदर्भ में कुछ शब्द यहाँ पर। नमस्कार। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय की ओर से श्री पी साईनाथ जी का और आप सबका इस सभागार में स्वागत है। दरअसल इस समय यहाँ पर सुनील शाह जी हमारे जो स्टेट हेड हैं उनको होना था और किन्हीं कारणों वो नहीं आ पाए, तो मैं उनके स्थान पर यहाँ मौजूद हूँ। साईनाथ जी से के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं एक वाक्य कह रहा हूँ। उनकी किताब मैंने जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त पढ़ी थी, एवरीबडी लव्स अ गुड ट्राउट। तो जब इसका टाइटल देखा मैंने तो मुझे लगा कि ये टाइटल थोड़ा सा अजीब लगता है कि ट्राउट को या अकाल को कोई पसंद कैसे कर सकता है। तो उस समय का जो मेरा अनुभव था उसमें मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसके पन्ने पलटे तो ये वास्तविकता मेरे सामने आई कि वाकई जो क्लैमिटीज़ होती हैं, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके भी कुछ फ़ायदे कुछ लोग उठाते हैं और इसका भी अपना पूरा एक बाज़ार है। मीडिया में इन चीज़ों को शायद मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी जानकारी जितनी है उसमें मेरे ख्याल से सबसे पहली बार इस तरह के इशू को लेकर इतनी डिटेल, इतनी थॉरो कोई किताब मैंने पहली बार देखी।
साईनाथ जी से एक मेरा रिश्ता दूसरा भी है कि वो हमारे लिए अल्मा माटा हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिसमें उन्होंने पढ़ाई की, मुझे भी वहाँ जाने का गौरव मिला। मैं एक बार फिर से उनका स्वागत करता हूँ यहाँ पर, और मुझे वाकई गर्व है कि मैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वेदार जी। मैं निवेदन कर रहा हूँ विषय प्रवर्तन के लिए। आज का विषय है ग्रामीण भारत और मीडिया। इस पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रमेश निंगल जी को। आदरणीय साईनाथ जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और कुलपति आदरणीय सत्यनारायण जोशी जी, नवनीत जी और रजिस्ट्रार महोदय, और यहाँ सब लोग बहुत सम्मानित एक सभा कक्ष है। प्रत्येक का नाम लेने में समय बहुत लग जाएगा। मैं साईनाथ जी का स्वागत करता हूँ। और आज जब इस देश की पत्रकारिता से मुझे भी 50 साल हो गए, जो कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंचने वाला पत्रकार नहीं हूं जिस ऊंचाई तक और जिस व्यापकता तक साईनाथ जी गए हैं, लेकिन फिर भी आज जब देखते हैं 50 साल पहले, 40 साल पहले और आज की पत्रकारिता में, तो ऐसा लगता है कि आज के अखबार से बल्कि मीडिया से गरीब और गांव दोनों गायब होते जा रहे हैं। स्त्री का भी जो सही चित्रण है वो उनका जो दर्द है, उनकी जो उदासियां हैं, उनको समेटने, सहेजने या उनको पेश करने वाली मीडिया या पत्रकारिता अब नहीं रह गई। तो साईनाथ जी ने एवरीवन लव्स ए गुड ड्राउट की किताब मैंने भी पढ़ी थी, और शायद 96 में छपी थी, 97 में पढ़ी होगी। आज तो वो पेंगुइन क्लासिक्स में मानी जाती है उसमें। और ये लगातार हिंदू को भी इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि रूरल इंडिया के वो पैरोकार बने हुए उसके एडिटर हैं। बाकायदा वो शायद अकेला संस्थान है जिसमें रूरल इंडिया की रिपोर्टिंग और राइटिंग के ऊपर नज़र रखने के लिए या उसका संपादन करने के लिए कोई संपादक रखा गया है। साईनाथ जी की उपलब्धियां विशाल हैं। इस देश को उनके ऊपर गर्व होना चाहिए। ये बहुत लंबा चौड़ा परिचय मेरे पास उनका है, जिसे मुझे पढ़ने में 20 मिनट लग गए, सुनाने में आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं थोड़ी सी उपलब्धियों का हल्का सा उल्लेख उन नए विद्यार्थियों के लिए करना चाहूँगा। बाकी तो सब लोग जानते ही हैं कि मीडिया के बाज़ार में जहाँ पूंजी का प्रवेश होने के बाद विचार लगभग जलावतन हो चुका है मीडिया से, वहाँ पर विचार को पुनर्स्थापित करने के लिए और इस देश में जो भयानक असमानताएं पसरती चली जा रही हैं कि संपन्न बहुत संपन्न होते जा रहे हैं, एक वर्ग अब बिल्कुल एक अलग चमकते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करता है और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि वंचितों की कतार में खड़ा है, उसकी तरफ देखने वाला, उसकी शोध लेने वाला। उसके लिए तमाम तरह की योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उन तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची ये करना तो बहुत दूर, उस पर नज़र रखने वाला कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। ऐसे वक्त में पी साईनाथ जी ये जो काम कर रहे हैं, एक बहुत सचेतक का काम, एक निगरानी रखने का काम और एक पत्रकार का जो बड़ा दायित्व होता है टू कम्युनिकेट, टू एजुकेट और टू परसुएट, वो तीनों काम एक साथ कर रहे हैं। और आज का मीडिया तो टू एंटरटेन को शायद मूल मंत्र गुरु मंत्र बना करके बैठ गया है। तो जिस मीडिया का प्रकृति, संस्कृति, मानवता, गांव तथा गरीब से कोई सरोकार नहीं रह गया, राजसत्ता, नौकरशाही, उद्योगपति और इन सब के गलियारों में सक्रिय रहने वाले दलालों ने मीडिया को अपने धंधे में तब्दील कर लिया या अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त, उस कठिन दौर में, उस कठिन समय में हमें एक उम्मीद की किरण दिखती है कि साईनाथ जी से और इनके उन असंख्य शिष्यों से, प्रशंसक तो मैं भी हूँ, मैं शिष्य नहीं कह सकता,
प्रशंसक तो मैं भी हूँ, उनसे एक उम्मीद की किरण दिखती है कि कहीं कोई लौ जल रही है। इन्हें आप सोचिए कि 1 लाख किलोमीटर की इन्होंने यात्राएं की, देश को नापा, 1 लाख किलोमीटर तक गए हैं, और विविध माध्यमों से, जिनमें बैलगाड़ी और साइकिल भी शामिल है, और 5000 किलोमीटर तो ये पैदल चले हैं गाँव में। आप एवरीवन लव्स ए गुड ड्राउट पढ़िए तो आपको सरगुजा का दर्द और सरगुजा की असलियत और सरगुजा को दर्द पहुंचाने वालों के चेहरे भी अपने सामने नज़र आते हुए, झिलमिलाते हुए दिखने लगेंगे। ये इस तरह की एक लेखनी को एक हथशस्त्र बना करके और उस लेखनी को एक आतशी आईने की तरह बहुत सूक्ष्म वस्तुओं की तह तक पहुंच करके पकड़ कर लाने का जो काम पी साहब ने किया है, वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत उत्प्रेरक होगा और उनको एक दिशा देने का काम करेगा। कुछ थोड़ा सा जो इनको पुरस्कार सम्मान मिले हैं उनका हल्का सा उल्लेख। पी साईनाथ जी को, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाने वाला रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है। ये साहित्य और पत्रकारिता दोनों में इनका जो योगदान है उसको लेकर के दिया है। पी साईनाथ पहले भारतीय रिपोर्टर हैं जिन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रथम ग्लोबल ह्यूमन राइट्स जर्नलिज्म प्राइज सन 2000 में प्राप्त हुआ था। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ने इन्हें 2011 में डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की थी। चूँकि आप सबकी और मेरी भी रुचि श्री साईनाथ जी को सुनने की है, इसलिए मैं आपके बीच ज़्यादा देर खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन एक बात की तरफ संकेत अवश्य करना चाहूँगा कि हर सम्मान, बहुत सैकड़ों की तादाद में सम्मान इन्हें मिले हैं, लेकिन जिन सम्मानों के लिए हम में से बहुत सारे लोग बहुत उतावले रहते हैं, उनको ठुकराना भी ये जानते हैं। पद्म भूषण इन्होंने इनकार कर दिया लेने से। उन्होंने कहा कि जिस सरकार के खिलाफ हम लिखते हैं उस सरकार का सम्मान लेने का हमारी आत्मा गवाही नहीं देती, उसको हम कैसे स्वीकार करें। ये इस प्रकार के पत्रकार शायद इतिहास में दर्ज किए जाने वाले चंद लोगों में होंगे, लेकिन इनके विचारों से, इनके लेखन से जो बहुत बड़ी एक पौध तैयार हो रही है, उसका गुलशन इस मुल्क में महकता हुआ नज़र आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और इन्हें आमंत्रित करता हूँ। एक बात और कि कभी निदा फाजली ने कहा था, उस पर यकीन करते हैं, इतना घूमना, गांव-गांव में दस्तक देना कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ये उन लोगों में से नहीं है जो बहुत एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके इस देश के सारे दर्द को बड़ी चतुराई के साथ रकम कर दिया करते हैं। ये ज़मीन पर खड़े होते हैं, तपती हुई धूप और धरती के बीच में खड़े होकर के जो दर्द किसान महसूस करता है उसको खुद भी महसूस करते हैं और तब लिखते हैं। वो लेखन सार्थक होता है, वही लेखन यथार्थ होता है। मैं फिर से समय अधिक लेने की क्षमा मांगते हुए पी साईनाथ जी से मैं आवेदन करूंगा कि आपके, मेरा निवेदन है कि इनसे रूबरू हों और फिर ये प्रश्न पूछें, इतना वक्त अपने पास में रखिए। इनसे कि आप तेलुगु में बात करो। मैंने कहा ठीक है, देखो एक आंध्र प्रदेश के बारे में एक फीचर है जो मैं बहुत ट्रेजर करता हूँ। आंध्र प्रदेश के इतिहास में कभी भाषा संबंधित ये लिंग्विस्टिक राइट कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं तेलुगु में बात करूँगा तो आज ही शुरू हो जाएगा। तो फिर भी डिमांड है कि नहीं अब हम राइट दंगा नहीं करेंगे, आप बात करो। तो मैं तेलुगु में बात किया। वैसे भी आज हिंदी में, इंग्लिश ये मुंबईया भाषा है, एक मुंबईया हिंदी तो अलग भाषा है। जैसा आपका अलग अलग डायलेक्ट्स है, हमारा भी एक अलग डायलेक्ट है। चार भाषा जुड़ा है उसमें, मराठी, इंग्लिश, हिंदी और जो भी अगर कच्छ से आया है
वो कच्ची भी मिक्स हो जाती है। मारवाड़ से आया तो मारवाड़ी। तो एक धारावी में एक पॉटर है जिसके ऊपर हमने एक फिल्म बनाया, वो कच्ची है और धारावी में रहता है और वो 4 भाषा मिक्स करके बात करते हैं। वो बोल रहा है हमारे हमको कि सम पॉटर्स आर वेरी फास्ट, सम पॉटर्स आर वेरी स्लो और आई एम वेरी फास्ट। वो आई एम वेरी फास्ट कहने के लिए बोला मुझे स्पीडी फास्टी है। उसमें 4 भाषा है सर, मुझे स्पीडी फास्टी है। एनीवे तो कोशिश करता हूँ। ग्रामीण भारत और मीडिया, देखो मीडिया तो बहुत कम काम करती है ग्रामीण भारत में, तो पहले ग्रामीण भारत के ऊपर फोकस करेंगे। व्हाट इज दिस एंटिटी कॉल्ड रूरल इंडिया? मेरी समझ में रूरल इंडिया इज दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक पार्ट है इस प्लैनेट में, दुनिया में, वो रूरल इंडिया है। अब देखिए नया पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, अब देखिए चाइनीज कंट्री साइड भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना हेट्रोजेनस नहीं है और मेरे आंख में इतना सुंदर नहीं है। The beauty and complexity and diversity of rural India is unique. There is also rural India में और बहुत हैं जो ब्यूटीफुल नहीं है और यूनिक नहीं है और बहुत अगली है और बहुत खराब है, वो भी डिस्कस करना है, वो भी कैप्चर करना है पत्रकार। लेकिन अब वो कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, 83.3 करोड़ जन, एक वो कॉन्टिनेंट है, देश नहीं है। 833 मिलियन पॉपुलेशन रूरल इंडिया का 2011 सेंसस में, और वो 83 करोड़ जन कितने भाषा में बात करते हैं? 780। सेंसस के प्रकार 1600, इसलिए कि सेंसस ऐसा काउंट करेंगी, मदर टंग काउंट करेगी, लेकिन उसमें बहुत ओवरलैप हो जाती है। हो सकता है कि इनका भाषा और मेरी भाषा एक ही है, लेकिन जब हम सेंसस में डिस्क्राइब करते हैं मदर टंग, अलग अलग नाम देते हैं। तो एक्चुअली 780 से कम नहीं है। अभी जिसने लिंग्विस्टिक सर्वे किया है, प्रोफेसर गणेश देवी, कुछ दिन पहले हमको, मैंने फ़ोन से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि देखो हमारा एरर हुआ, हमने 100 कम काउंट किया, एक्चुअली ये 900 तक आएगी, और वो भी 250 भाषा मरने के बाद। पिछले 50 साल में 250 लैंग्वेजेस हैव डाइड। Even then there are 880, 900 languages, लेकिन प्रिंटेड वर्जन ऑफ पीपल्स सर्वे, लिंग्विस्टिक सर्वे में 780 दिया है, नाम दिया है, ऑरिजिन, फैमिली, इंडो टिबेटन फैमिली, ये इंडो आर्यन फैमिली, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, द्रविडियन फैमिली। बहुत लोग को समझ नहीं आते कि आर्यन और द्रविडियन ये रेस का नाम नहीं है, ये लिंग्विस्टिक ग्रुप का नाम है, लिंग्विस्टिक फैमिलीज का नाम। तो और कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, वो 780 भाषा के अंदर। भारत में 6 भाषा है जिसका 6 करोड़ से ज्यादा स्पीकर है। 5 करोड़ से ज्यादा आप कह सकते हैं। 6 भाषा है जिसका 5 करोड़ से ज्यादा स्पीकर है। 3 भाषा है जिसका 8 करोड़ से ज्यादा स्पीकर है, और 1 भाषा है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा स्पीकर है। ठीक है, वो एक तरफ। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में भाषा है जो 2000-3000 ह्यूमन इंसान बात करते हैं, बस यूनिक लैंग्वेजेस। फैमिली एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ कि आर्यन है या द्रविडियन है या इंडो टिबेटन है, वो भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ।
ओडिशा में जाएंगे मलकनगिरी, बोंडा, सिर्फ 2000-3000 जन वो भाषा में बात करते हैं। वो यूनिक भाषा है और कोई बात नहीं करता है उसमें। त्रिपुरा में जाएंगे तो साइमोर भाषा है, SAIMOR। अभी सिर्फ 4 स्पीकर हैं, बाकी 4 स्पीकर्स आर अलाइव इन दैट लैंग्वेज। तो एक तरफ बहुत सारा भाषा है कि 3000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख स्पीकर हैं, और एक दूसरी तरफ भाषा है जिसमें 5 करोड़, 8 करोड़ से ज्यादा स्पीकर हैं। मुंबई ऐसी जगह है, आप हर दिन सबर्बन ट्रेन में, मुंबई, आई एम अ तेलुगु born and brought up in Tamil Nadu, living in Mumbai for the last 30 years. मुंबई का सबर्बन ट्रेन में आप सुन सकते हैं भारत का 21 भाषा में काउंट कर चुका हूँ उसमें, हर दिन। नागा, मिजो लैंग्वेजेस भी बोलते हैं उसमें ना, लोग हैं वहाँ मुंबई में। और जितना, और कॉम्प्लेक्सिटी इतना है देश का, बहुत सारा स्टेट, 2-3 स्टेट है, राज्य हैं जिसका ऑफिशियल भाषा 8 शेड्यूल में नहीं आती। त्रिपुरा और मेघालय का ऑफिशियल भाषा वो 8 शेड्यूल में, मिजोरम का ऑफिशियल भाषा वो 8 शेड्यूल में नहीं आती है, लेकिन वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। 8 शेड्यूल में 22 भाषा है। 8 शेड्यूल का मतलब है कि 22 भाषा है जो भारत सरकार इज कमिटेड टू प्रमोटिंग। ये 22 भाषा वी आर कमिटेड टू प्रमोटिंग एज ए नेशन दोस 22 लैंग्वेजेस। लेकिन राज्य का अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो कुछ लोग इसको देख के डरते हैं कि इसमें, इस केओस में कैसा ऑर्डर लाना है। मैं इसको देख के आई फील वेरी रिच एंड वेल्दी that my country, my society has such an astonishing wealth of human creation and creativity. तो एक है। दूसरा, occupational diversity. हिंदुस्तान की कंट्री साइड में, देहात में ऐसा ऑक्यूपेशन है कुछ सिर्फ साउथ एशिया में मिलेगा आपको, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आप देख सकते हैं, जैसा टॉडी टैपर्स कहते हैं, जो पेड़ के ऊपर चढ़ के ये पाम जैगरी लेते हैं या टॉडी लेते हैं, एक ही सोर्स है दोनों के लिए। तो वो प्रोफेशन ये 5 साउथ एशियन नेशंस और फिलीपींस में आपको मिलेगा, दूसरी जगह में नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में और प्रोफेशन है जो आपको अभी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो किसी भी देश में 300 से ज्यादा वीविंग स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स ऑफ वीविंग। किसी को मालूम नहीं है कि पॉटरी का कितना स्कूल है देश में, इस देश में नोबडी नोस। एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 6 स्टाइल ऑफ वीविंग और 6 स्टाइल ऑफ पॉटरी दिखा सकता हूं। ये और प्रोफेशंस देखिए, मलाबार में एक प्रोफेशन है कलासी। आजकल कलासी बोल के लोग समझता है कि वो चपरासी होगा, ऐसा कुछ होगा, नहीं, वो उसका प्रोफेशन नहीं था। दिस प्रोफेशन एग्जिस्टेड बिफोर जीसस क्राइस्ट, और वही जो किया उस समय क्राइस्ट के पहले, वही आज भी कर रहे हैं। कलासी का मतलब क्या है? वो एंशिएंट हाइड्रोलिक्स एक्सपर्ट्स हैं। मतलब जब आप एक बड़ा शिप बनाया, शिप कहाँ बनाते हैं? पानी में नहीं बनाते हैं, सूखा हुआ जमीन में बनाते हैं। तो वो सूखा हुआ जमीन से उसको कैसा लेके पानी में डालना बगैर बिना डैमेज होने का। इसलिए कि 2000 साल पहले अब बड़ा जहाज बनाया, सब लकड़ी का है, लकड़ी में डैमेज, और उस समय आपको ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, बुलेट कार्ट में नहीं ले सकते हैं बड़ा जहाज जिसमें 500 नेवी का सैनिक जाते हैं। तो उसको कैसा पानी में डालना, वो कलासी का काम है।
वो हाइड्रो, ठीक है 2000 साल पहले छोड़ो, ईयर 2000 तक आइए, मतलब 14 साल पहले केरल में साइक्लोन हुआ। एक ट्रेन था, ब्रिज से गिर गई नदी में, और ऐसा गिरी वो गुड्स ट्रेन बिल्कुल नदी के बीच में गिर गया। तो फौज सब आ गया, आर्मी आ गया, क्रेन्स लेके आ गया, उसको निकाल नहीं पाए। क्यों? क्रेन था, क्रेन तो सफिशिएंट था आर्मी का, लेकिन उसको पहुंचना कैसा, इसलिए कि वो बिल्कुल पानी के अंदर बीच में गिर गई वो। तो केरल सरकार ने ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट दिया खलासी को, आप लोग निकालो वहां से, और कोलैबोरेशन हुआ। मतलब खलासी लोग ने कहा हम किनारे तक लाते हैं, और उसके बाद आर्मी ने क्रेन में लेके जाएगी। 5 दिन के अंदर अंदर वो बाहर लाया ट्रेन, 100 आवर्स में। वो ऐसा नहीं है कि रस्सी बांध के ऐसा नहीं, पानी में डूब के, पानी में जाके अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स क्रिएट करके, लोकल एम्बैंकमेंट्स क्रिएट करके, नदी का फोर्स, नदी का शक्ति यूज करके वो ट्रेन किनारे पे लाए। ये हिंदुस्तान, ये प्रोफेशन एक जमाने में हर देश में ऐसा एक प्रोफेशन था खलासी का। रोम में था, यूरोप में था, सब जगह, लेकिन अभी कहीं नहीं बचा है। और 2000 फैमिलीज हैं उसमें खलासीज, और अभी जो काम कर रहे हैं उसी प्रोफेशन में वो गल्फ में काम कर रहे हैं, इसलिए कि वो 2 लॉन्च करते हैं सऊदी अरेबिया से। तो 2000 साल का स्किल है आपका, हाइड्रोलिक्स एक्सपर्टीज, लोकल हाइड्रोलिक्स विजडम। ये दैट इज द यूनिकनेस ऑफ ग्रामीण भारत। लेकिन पिछले 20-30 साल में बहुत सारा प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें बहुत यूनिक भाषाओं, यूनिक ऑक्यूपेशन सब डिसइंटीग्रेट। पत्रकार लोग और मीडिया का लोग, ये एक प्रॉब्लम है उसका, वो कभी रीडिंग नहीं करते, पढ़ते नहीं। रिपोर्ट मिलेगा सरकार से, वो एग्जीक्यूटिव समरी जो होता है वो पढ़ते हैं। 1 पेज का समरी आता है पब्लिक PR डिपार्टमेंट से, PIB से, बड़ा 400 पेज का रिपोर्ट होगा और 1 पेज का समरी होगा, वो 1 पेज समरी से न्यूज़ बना देते हैं। 2011 का सेंसस में स्टार्टलिंग ड्रामेटिक डेटा और रेवलेशंस हैं। अब तक उसके ऊपर सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ, बहुत स्टार्टलिंग, और ये बहुत सीरियस इश्यूज आ रही है 2011 सेंसस से। और ग्रामीण भारत, रूरल इंडिया का क्राइसिस इतना बड़ा है, इतना सीरियस है। और देखिए, मैंने एक दो शब्द और यूनिकनेस के बात करता हूँ, जो आई एसोसिएट विद इंडियन कंट्री साइड। मैं अभी मेरा साइट पे psinet.org पे 3-4 स्टोरी रखा है इडुक्की से। इडुक्की जिला केरल में। केरल हो सकता है कि केरल तो है मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, लेकिन इडुक्की बहुत ट्राइबल एरिया है। केरल के अंदर वो लिटरेसी रिलेटिवली कम है, मतलब इडुक्की का लोअर लिटरेसी बाकी राज्य से हायर है, लेकिन कम है केरल स्टैंडर्ड। मैं वहां गया, एक पंचायत है, एक पूरा केरल में एक ही आदिवासी पंचायत है, एडमालकुडी। एडमालकुडी पंचायत, आपको पंचायत में पहुंचना है तो कम से कम 18 किलोमीटर जंगल में जाना है, और ऑर्डिनरी जंगल नहीं है, ये जंगल जो वाइल्ड एलिफेंट्स कंट्रोल दैट एरिया, वो एरिया में आपको जाना है पहुंचने के लिए। और इतना फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल प्लेस है, और हम